हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम कॉमन कोर्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का स्टडी कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट, जो कि सब यूनिट था हमारा 1.1, जिसको हमने पढ़ लिया है और जिसमें हमने वृद्धि और विकास का अध्ययन किया। आज हम उसी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सब यूनिट 1.2 का अध्ययन करेंगे। 1.2 है हमारा वृद्धि या विकास के सिद्धांत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि विकास का सिद्धांत लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है हमारा सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, जिसमें हमारे हरलाइक महोदय जी कहते हैं कि विकास निरंतर चलता रहता है। इनके कहने का तात्पर्य है कि गर्भधारण से लेकर मृत्युशैया तक विकास चलता रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, और यही कथन हरलाइक महोदय ने भी कहा है कि विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलती रहती है और ये गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है, जो कि मृत्यु तक चलती रहती है। सतत विकास का जो सिद्धांत है, इसका दूसरा नाम निरंतरता का सिद्धांत भी है। दूसरा सिद्धांत है हमारा अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे कहा क्या गया है। यहाँ पर अवस्था कहा गया है, यहाँ पर अवस्था कहा गया है, तो इस पर हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हम किसी और में भिन्नता करते हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ हमें अवस्था से रिलेट करके ही पढ़ना है। तो जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सब में तीव्रता से विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसे होता है, ये हमें जानना है। अब मैं आपको बता दूं कि गर्भावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों में वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है, बल्कि जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में बालक का जो विकास होता है वो धीमी प्रक्रिया में होती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि गर्भावस्था का जिक्र किया गया है, शैशवावस्था का भी किया गया है और किशोरावस्था का भी। बाल्यावस्था इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो बाल्यावस्था में जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया धीमी होती है। हमारे गर्भावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था में जो विकास की प्रक्रिया है वो बहुत ही तीव्र होता है। तीसरा सिद्धांत है हमारा वैयक्तिक अंतर का नियम। वैयक्तिक अंतर के नियम से तात्पर्य यह है कि एक ही समय में जो जन्म लेते हैं, मान लीजिए 2 बच्चे एक ही समय में जन्म ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे एक साथ ही डेवलप करें। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा जल्दी चलने लगता है, या उसी दोनों बच्चे में से कोई बच्चा कमज़ोर भी होता है, या कह लीजिए कि बच्चा जन्म के समय स्वस्थ भी पैदा होता है। अब जैसे जन्म के समय बच्चे का भार कितना होना चाहिए, तो 3 kg होना चाहिए, और अगर इसी को हम पाउंड में बदलें तो ये 7.5 पाउंड का होता है जो बच्चा जन्म लेता है। इसी को क्या कहते हैं, वैयक्तिक अंतर का नियम। बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं और क्रियाएं भी उनकी भिन्न होती है। अगला है हमारा विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता में यह कहा गया है कि एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न फॉलो करते हैं, समान पैटर्न फॉलो करते हैं। इसका तात्पर्य यह है
कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वो वृद्धि और विकास में समान प्रतिमान का पालन करते हैं। समान प्रतिमान का पालन करने का मतलब यह है कि एक ही प्रजाति, जैसे मनुष्य प्रजाति के जो लोग होते हैं वो अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं। मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा ही होगा, पशु का बच्चा पशु के जैसा होगा। पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, तो उनके भी आने की जो प्रजाति होती है वो भी उनके समान ही होती है। तो इस संसार में जितने भी प्राणी हैं या पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हमारे पशु पक्षी हैं, वो सभी एक समान पैटर्न फॉलो करते हैं, अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विकास क्रम की एक रूपता। अगला है हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम या सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बच्चे को हम सबसे पहले जनरल एक्टिविटी सिखाते हैं, बाद में उसे हम कठिन कार्य सिखाते हैं, विशेष क्रियाएं जिसको कह लें। जैसे इसमें छोटे छोटे कार्यों को सिखाना, बच्चा पहले पकड़ना सीखता है किसी वस्तु को, फिर वो उस वस्तु से थोड़ा भारी वस्तु भी पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे वो उठता है, घुटनों के बल चलता है, फिर वो दौड़ने लगता है, एक समय आता है। तो ये प्रक्रिया जो वो सीख रहा है, पहले तो वो जनरल सीखता है, बाद में धीरे धीरे कठिन कार्यों की तरफ वो जाता है। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत से तात्पर्य है कि पहले बच्चा पूरे अंग को चलाना सीखेगा, फिर अंग के कुछ भाग को चलाएगा और अंत में उस अंग को वो अच्छे से चलाना सीख जाएगा। जैसे पहले हाथ की अंगुलियां चलाना सीखता है, फिर वो पूरे हाथ को चलाना सीखता है। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए कि छोटा बच्चा होता है जो वो हाथों को भी ज़्यादा चलाता है और पैरों से भी साइकिलिंग करता है। साइकिलिंग का मतलब जैसे बड़े लोग साइकिल चलाते हैं उस टाइप की क्रियाएं करता है, तो उसको बच्चे की साइकिलिंग बोलते हैं। तो वो बच्चा साइकिलिंग करता है, पहले हाथों को चलाएगा, फिर पैरों को चलाएगा, फिर एक समय आएगा घुटनों के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होगा और एक टाइम पर वो दौड़ने भी लगता है। तो इसी को क्या कहते हैं? एकीकरण का नियम। जैसे मैंने अभी एक ऊपर ही आपको 5वें नंबर पे जो सिद्धांत बताया कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, इसमें भी यही कहा गया है कि पहले उसे जनरल चीज़ें बताई जाती हैं, फिर उसे जो हमारा स्पेशल एक्टिविटी होती है वो बताई जाती है, यानी कि धीरे धीरे उसे कठिन कार्यों की तरफ ले जाया जाता है। वही चीज़ें हमारे एकीकरण में भी फॉलो करता है। अगला है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत से तात्पर्य यह है जब शरीर में डेवलप होता है तो सबसे पहले शारीरिक पक्ष को लेता है, उसी के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी स्टार्ट हो जाता है, सामाजिक विकास भी आ जाता है और संवेगात्मक या कह लीजिए उसी को भावात्मक, ये सभी उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। जैसे एक मनुष्य है, उस मनुष्य के अंदर सबसे पहले उसका शारीरिक पक्ष जो होता है वो डेवलप होना शुरू होता है, और जब शारीरिक पक्ष डेवलप होता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक प्रक्रिया भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो समाज में जाता है, सामाजिक बनने लगता है, समाज उस सोशल वर्कर कह लीजिए या सोशल डेवलपमेंट, इस टाइप के उसके अंदर भाव आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वही चीज़ें इमोशनल का रूप लेने लगती हैं या कह लीजिए भावात्मक या संवेगात्मक। जैसे बच्चे के अंदर भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जुजुप्सा, निर्वेद, ये सारे उसके अंदर धीरे धीरे पनपने लगते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? परस्पर संबंध का नियम। अगला है हमारा विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे हम सामान्य परिस्थिति को देखकर या वर्तमान परिस्थिति को देखकर हम उसके भविष्य को आंक सकते हैं कि बच्चा कितना डेवलप कर सकेगा
या फिर वो आगे चलकर क्या बनेगा। जैसे आप लोगों ने सब यूनिट 1.1 के अंतर्गत आपने पढ़ा था फ्रायड महोदय के अनुसार कि 4 से 5 वर्ष का बालक ऐसा दिखने लगता है, या कह लीजिए कि उसके लक्षण ऐसे दिखने लगते हैं कि उससे उसके भविष्य को आंका जा सकता है कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। तो इसी को क्या कहते हैं कि विकास की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। अगला है हमारा विकास की दिशा का नियम। विकास की दिशा के नियम में क्या कुछ है, इसमें पॉइंट वाइज दिए गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा क्रम का विकास लंबवत सिर से पैर की ओर होता है। विकास की एक दिशा के सिद्धांत में जो विकास हमारा शुरू होता है या बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, ये हमें ध्यान रखना है, सिर से पैर की ओर। ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। विकास की जो प्रक्रिया चलती है वो हमेशा सिर से पैर की ओर चलती है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है हमारा क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास होता है, इसके बाद वो संपूर्ण विकास करता है। जैसे केंद्र से वो बहिर्मुखी की तरफ चलता है। पहले केंद्र में डेवलप प्रारंभ होगा विकास की प्रक्रिया में, फिर उसी चीज़ को हम बाहरी रूप में प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं कि शारीरिक पक्ष उसका कितना डेवलप हुआ, मानसिक पक्ष कितना हो रहा है, संवेगात्मक कैसे हो रहा है, उसमें सामाजिक पक्ष कैसे आ रहे हैं, ये हम उसको देख सकते हैं। और जब ये सारे डेवलप हो जाते हैं, जो कि हमारे किशोरावस्था के लास्ट स्टेज तक बच्चा परिपक्व हो जाता है या बालक परिपक्व हो जाता है, तो उसका संपूर्ण रूप से विकास हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। अर्थात ये कह लीजिए कि विकास की प्रक्रिया भी जो है वो कभी तीव्र और कभी धीमी होती है। जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में जो विकास की प्रक्रिया होती है या वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है, बल्कि बाल्यावस्था में हमारी जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, धीमी होती है। विकास में परिवर्तन, ये हमारा अगला है विकास में परिवर्तन। विकास में परिवर्तन अगर हम देखें तो सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ मानसिक परिवर्तन, इमोशनल जो है हमारा जिसको कहते हैं संवेगात्मक परिवर्तन, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन हमारे समाहित होते हैं विकास में, जो कि विकास में परिवर्तन को दर्शाते हैं। यहाँ तक हमारा ये सब यूनिट 1.2 समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल करेंगे, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है परिपक्वता एक है। परिपक्वता एक है, क्या है? मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। परिपक्वता एक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है अधिगम प्रक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है जैविक प्रक्रिया। तो इसका आंसर आप सब करेंगे, कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। फिर भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा जैविक प्रक्रिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है समीप दूराभिमुख का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, जो ऑप्शन नंबर बी है,
ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी है वृद्धि और विकास की दर का समान होना, या कह लीजिए वृद्धि और विकास की दर जो होती है वो समान होती है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होती है या दर होती है वो लगभग समान होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोर ... अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन नंबर बी है आत्मसिद्धि के भाव। ऑप्शन नंबर सी है जीवन के बारे में परितृप्त। और ऑप्शन नंबर डी है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा। इसमें हमारा आंसर होगा डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी है जन्म से 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी है 2 से 3 वर्ष तक। और ऑप्शन नंबर डी है जन्म से अन्य वर्षों तक। तो इसमें हमारा क्या सही होगा? इसमें हमारा शैशव काल पूछा गया है, ना कि शैशवावस्था। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर शैशव काल पूछा गया है, शैशव काल की अवधि पूछी गई है, शैशवावस्था की अवधि नहीं पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो शैशव काल की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 11 से 18 वर्ष। बी है 18 से 24 वर्ष। सी है जन्म से 6 वर्ष। और डी है हमारा 6 से 11 वर्ष। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 से 11 वर्ष। अगला है हमारा क्वेश्चन, विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार इसके साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अंतर संबंध का सिद्धांत। बी है निरंतरता का सिद्धांत। सी है एकीकरण का सिद्धांत। और डी है बातचीत का सिद्धांत। तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करिए कि विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। अर्थात क्या कह रहा है कि सतत और निरंतरता का सिद्धांत। अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, निरंतरता का सिद्धांत। ये हमने 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो कि हमारे 1.2 से रिलेटेड था। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।